है सर। और किसी को भी इंटरव्यू कोई भी क्वेश्चन होता है, जो आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो हमारे रील्स देख रहे हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन उन लोगों को रख रहता है, इफ़ दे आर इन गुजरात दे कैन कॉल मी, दे कैन कम टू माई ऑफिस एज वेल। हम लोग उनको पूरा ट्रेन तो नहीं कर पाएंगे, बट हम लोग एटलीस्ट उनको हाफ एन आवर 45 मिनट्स देके मैं आपको उनको बेसिक्स ऑफ इंटरव्यू हम लोग करवा देंगे। हमको कुछ भी मालूम नहीं था, नॉट इवन आइल्स। हम लोगों ने आइल्स की थी उस टाइम पे, सो आइल्स करने मैं गुजराती मीडियम स्टडी किया था। मुझे लगा सोशल मीडिया इज़ लाइक अफेक्टिंग अ लॉट, और ज़्यादा स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस हो रहा है, और ऐसा कोई गलती भी नहीं, जाना भी चाहिए, कोई इशू नहीं है। और वहीं लोग 5 साल के बाद फ़ोटो भी रखते हैं अपनी मर्सिडीज़ के साथ, और वो देख के वो बेचारा जो उसकी रील देख के नहीं गया होगा, वो सोचता होगा कि यार इसने मेरे को फंसा दिया। तो मैं आपको पता तो मैं ना कम से कम 20-25 कंट्रीज़ जाके आया हूँ, एंड मैंने स्टडी भी अब्रॉड से ही किया है। तो ऑफकोर्स ह्यूज डिफरेंट बिटवीन इंडिया एंड अब्रॉड, बट अगर ऐसा है आपको भी वो एक्सेप्ट भी करना है, क्योंकि आप वहाँ जाते हो तो डिफरेंट है। मतलब यहाँ हम कचरा कहीं भी फेंक सकते हैं, वहाँ नहीं फेंक सकते। आपको कभी ना कभी ऐसा ख्याल तो आया होगा कि फ़ॉरेन पढ़ने चले जाए या फ़ॉरेन सेटल हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम फ़ॉरेन जाने का सोचते हैं तो हज़ारों सवाल हमारे सामने खड़े हो जाते हैं। हमको परेशान करते हैं कि इसका प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर में टाइम कितना लगता है, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ है, अगर इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं आती है तो हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। ये सारी चीज़ों को मैंने इस पॉडकास्ट में कवर किया है। ऑब्वियसली मेरे पास तो उतना नॉलेज है नहीं, क्योंकि फ़ॉरेन कैसे जाए, लेकिन जो गेस्ट है जिसके पास से हमने आज ये नॉलेज लिया है, उनका नाम है जय सोलंकी, जो आरके इंटरनेशनल करके अहमदाबाद में एक फॉर्म चलाते हैं। तकरीबन 25 सालों में उन्होंने हज़ारों बच्चों को फ़ॉरेन भेजा है स्टूडेंट वीज़ा के तौर पे, और बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सेटल हो चुके हैं। हालांकि ऐसा बोला जाता है कि जो स्टूडेंट वीज़ा पे गया वो फिर सेटल ही हो जाता है, लेकिन उसका प्रोसीजर क्या है, डिफ़िकल्टी क्या है, क्रैक कैसे करें, इंटरव्यू क्रैक कैसे करें, ये जो सारी बड़ी बड़ी दिक्कत देने वाली चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को मैंने इस पॉडकास्ट में कवर किया। तो आप एंड तक बने रहिए। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। कोई ऐसे दोस्त है जो फ़ॉरेन जाने का सोच रहे तो उनको शेयर कीजिए, तो उनको भी एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके। आइए शुरुआत करते हैं। सर नमस्कार, स्वागत है बैठक में। सर आज ऐसा एक पॉडकास्ट है पहली बार कि फ़ॉरेन तो सबको जाना है, लेकिन कैसे जाए वो प्राइमरी क्वेश्चन रहता है। कई बार प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलता है, कई बार गाइडेंस मिल जाता है तो रॉन्ग होता है। आज ये सारे क्वेश्चन के ऊपर एक पॉडकास्ट हो जाए। सर कितने सालों से आप इस फील्ड में हो कंसल्टिंग की? 15 ईयर्स जितना हो गया है अभी तक, और ऐसे तो हम लोग 20 भी गिन सकते हैं, क्योंकि मैंने खुद का जब वीज़ा की करवाया था तो उसमें मैंने बहुत काम किया था, तो तब से ही मैं वीज़ा के फील्ड में ही हूँ। सर उस टाइम पे सर कैसी दिक्कतें आती थी, मतलब जब आपने अपना खुद का करवाया उस टाइम के चैलेंजेस अलग थे और आज के अलग है, ऐसा? आई एम टॉकिंग अबाउट 2003-2004 की बात कर रहा हूँ मैं। तो तब तो है ना इतनी कंसल्टेंसी ही नहीं थी, तो हमको कोई कंसल्ट, सब फ्रेंड्स मिलके जाने वाले थे, लंदन जाने वाले थे, हमारा ऐसा प्लान था। सो हम लोग जब मिलके कोई कंसल्टेंस हमको मिल जाता था कि यहाँ कोई कंसल्टेंस की ऑफिस है, हम लोग सब मिलके जाते, इतनी खुशी होती थी उनको मिलने में कि यार ये इसके पास सब कुछ, इससे पूछ लेते हैं। ना ही इतना ज़्यादा गूगल या फिर इंटरनेट का भी इतना कोई यूज़ नहीं था तब। अभी तो क्या स्टूडेंट्स लेके आते हैं कि यार इसी यूनिवर्सिटी में जाना है, इस कोर्स में जाना है। हम लोगों ने जब स्टार्ट किया ना, हमको कुछ भी मालूम नहीं था, नॉट इवन आइल्स। हम लोगों ने आइल्स की थी उस टाइम पे, सो आइल्स करनी, मैं गुजराती मीडियम स्टडी किया था। सो जब मुझे आइल्स करनी थी तो मुझे पूछना पड़ रहा था सबको कि कैसे करूँ, यहाँ इसका मटेरियल कहाँ से आएगा। अभी तो क्या है, सब कुछ मतलब अवेलेबल है, आप एक क्लिक पे आपके पास सब कुछ आ जाएगा। पर पहले के मुकाबले आज की डेट में फ़ॉरेन जाने में, उसमें भी स्पेशली यूएस जाने की अगर बात आए तो लोगों का बहुत क्रेज़ है। मतलब समझो ना कि जेनजी को तो जाना ही जाना है, और वो भी यूएस। इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? तो सबसे पहले की बात करें तो पहले ना इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि लोग जाते थे, बट उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था कि जो आगे गए उनके साथ क्या हुआ है, क्योंकि तब तो ये फेसबुक इंस्टाग्राम भी इतना ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा था। अभी क्या है कि स्टूडेंट्स को मालूम पड़ गया है कि उसका फ्रेंड गया होगा आगे। अब समझो मेरा एक स्टूडेंट है, वो गया था स्टडी करने, मास्टर्स करने गया था, और वो सनी अल्बनी में गया था, स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क अल्बनी में गया था। अभी वो IBM में जॉब कर रहा है, तो उसके सारे फ्रेंड्स को मालूम है कि ये यहाँ जाके IBM में जॉब कर सकता है, इसकी सैलरी 1.5-2 लाख डॉलर है। तो हम लोग भी ये करते हैं। मुझे लगा सोशल मीडिया इज़ लाइक अफेक्टिंग अ लॉट, और ज़्यादा स्टूडेंट्स इन्फ्लुएंस हो रहा है, और ऐसा कोई गलती भी नहीं, जाना भी चाहिए, कोई इशू नहीं है। क्यों जाना चाहिए लेकिन?
अकॉर्डिंग टू यू? ऑफ कोर्स एक तो अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग बात कर सकते हैं कि यहाँ जितनी मिलती है उससे ज़्यादा वहाँ मिल सकती है। नॉलेज के लिए भी कि आप यहाँ इंडिया में रहेंगे, गुजरात में, इंडिया में क्या चीज़ है कि बच्चे रहते हैं अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, तो 25 साल का बेटा हो ना, तो उसको भी कैसे खाना दिया जाए, उसको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता, उस हिसाब से घर में खाना भी बनता है। तो एटलीस्ट वो माँ बाप की उंगली छोड़ के आगे तो बढ़े वो लोग, उसलिए भी अब्रॉड भेजना चाहिए। मुझे एक बिजनेसमैन का कॉल आया था, सो इज़ लाइक बिल्डर है, गुजरात के बिल्डर है, उनका कॉल आया था कि यार तू बोलता है पर मैं, मेरे फ्रेंड है, मुझे बोला कि तू बोलता है पर इसको मेरे लड़के को भेजूँ कि नहीं भेजूँ। बोला आपके लड़के को पहले भेजो, क्योंकि उसने कभी फ्रीडम बहुत देखा है बट उसने फ्रीडम से कोई काम नहीं किया है। तो हमारे वहाँ फ्रीडम की दो चीज़ है, एक फ्रीडम होता है जिसमें हम मज़े करते हैं, और अब्रॉड में भी वही फ्रीडम होता है बट उसमें हम काम करते हैं, खुद के लिए काम, खुद के कपड़े भी धोते हैं, खुद के लिए खाना भी बनाते हैं, बाहर जाके भी वर्क करते हैं, खुद की स्टडी खुद से करते हैं। तो वो फ्रीडम के लिए भी अब्रॉड जाना चाहिए। अब एक कोर क्वेश्चन ये आता है, जब भी बाहर जाने की बात आती है तो कोर क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लो कि मुझे यूएस जाना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट लगती है जाने के लिए, क्योंकि एक कैंडिडेट की खुद की प्रोफाइल होनी चाहिए ना, तो क्या हो सकती है वो? ओके, एजुकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप 12 पास हो और बैचलर्स के लिए जाओ तो भी जा सकते हो। अगर आपने बैचलर्स किया है और मास्टर के लिए जाओ तो भी जा सकते हो। अगर 12 पास है और गैप 1 साल 1.5 साल ही हुआ है तो आईएलटीएस या टॉफल या ड्यूलिंगो या पीटी देके वो लोग यूएस जा सकते हैं। द सेम वे अगर आपने बैचलर्स यहाँ किया है और 2-3 साल का भी गैप है, यहाँ एक्सपीरियंस आपने लिया है और उसके बाद आपको जाना है, तो भी आप ये सारे इंग्लिश के एग्ज़ाम में से कोई भी एक एग्ज़ाम देके वहाँ जा सकते हो। अच्छा, पर ये कुछ एज का क्राइटेरिया होता है? देखो, मास्टर्स के लिए अगर जाते हैं ना तो आप स्टडी के बाद, मतलब आपका ग्रेजुएशन समझो खत्म हुआ 23 ईयर्स की एज में, तो आप 5 साल का गैप पकड़े चलो, आप 23 से 27 28 तक आप जाओ तो इशू नहीं आएगा। बट अगर आप 12 पास हो तो 1-2 ईयर्स का ही गैप लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। तो 12 के बाद 12 पास हो तो तुरंत चले जाओ बैचलर्स करने। अगर मास्टर्स और एक्सपीरियंस आप यहाँ कुछ कर रहे हो तो बराबर है, अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो अभी ही चले जाओ, कोई इशू नहीं है। पर सर ये यूएस से जाने का क्रेज़ इतना ज़्यादा क्यों होता है? मैंने बोला वही है, एक तो सोशल मीडिया, ऑफकोर्स कि यूएस में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। आज आप समझ लो कि शायद एक लड़के, कोई स्टूडेंट्स है जो यहाँ आईआईटी में स्टडी कर रहा है, एनआईटी में स्टडी कर रहा है, आईआईएम में स्टडी कर रहा है, तो हम लोग उसका फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं कि वो इतना स्टडी करने के बाद उसको 2 लाख 3 लाख 5 लाख की जॉब मिलने वाली है। बट व्हाट अबाउट द स्टूडेंट्स जो अभी यहाँ जो स्टडी कर रहे हैं बाकी सब यूनिवर्सिटीज़ में, सब आ गई बाकी, ओके, उसमें उनकी सैलरी क्या होगी? अगर वो लोग बीएससी या एमएससी कर रहे हैं या फिर कुछ भी मैनेजमेंट का कोर्स कर रहे हैं, उनकी सैलरी स्टार्ट हो 25,000 रुपीज़ से लेके मैक्सिमम आप चले जाओ स्टार्टिंग सैलरी तो 50,000 से ज़्यादा उनको कोई सैलरी नहीं देने वाला है। बट यही चीज़ अगर वो वहाँ जाके करेगा तो वो आईआईटी आईआईएम को 100% कम्पीट कर पाएगा। तो ये कोर रीज़न हो सकता है, मुझे लगता है। देखो, सब हम लोग तो एक जैसे ही हैं, पूरी दुनिया एक जैसी है वैसे तो, बट इंडिया में देख लो, हम स्टडी भी इसलिए ही कर रहे हैं कि स्टडी ख़त्म करने के बाद हम लोग अच्छा कमा सके, अर्निंग अच्छा कर सके। जो भी बिजनेसमैन है बिज़नेस भी इसलिए करे कि पैसा कमा सके। तो अगर पैसा ही कमाना है आपको तो आपके पास कुछ डिफरेंट होना चाहिए। अगर वो डिफरेंट, समझो कि कोई स्टूडेंट है जिसने बीकॉम या बीबीए किया है, उसकी 55 या 60%, नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट 55-60% है, वो इंडिया में क्या कर सकता है आप बताइए मुझे? छोटी मोटी जॉब करेगा, 15-20 हज़ार 25 हज़ार, चलो बहुत अच्छा है लड़का तो 50 हज़ार तक कमा लेगा। बट वहीं स्टूडेंट्स अगर अब्रॉड चला, यूएस चला गया वो, तो उसके लिए सबसे अच्छी बात है कि वो वहाँ जाके अच्छी यूनिवर्सिटी में स्टडी करके वहाँ $1 लाख $1.5 लाख पर ईयर का पैकेज भी वो अर्न कर सकता है, जो यहाँ के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं आपको इसमें एक एग्जांपल, मेरा भाई है, मेरे अंकल का लड़का है, तो उसने यहाँ फार्मेसी किया, एमफार्म किया एंड जायडस में जॉब कर रहा था। जायडस में क्यूसी जो क्वालिटी चेक डिपार्टमेंट है उसमें जॉब कर रहा था। उसकी सैलरी 35-40,000 रुपीज़ के आसपास थी, ओके। अब वही लड़का वहाँ है, यूएस में है, आज उसकी सैलरी उस सेम वर्क कर रहा है, यहाँ जो वर्क कर रहा है वहीं सेम वर्क कर रहा है, उसकी सैलरी $1 लाख मतलब 85 लाख रुपीज़ से उसकी सैलरी अभी चल रही है। पर ये मान लो कि टोटल एक्सपेंस कितना आता है यूएस से जाने का? डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी। यूएस में 4,000 प्लस इंस्टीट्यूट्स है, सो आप कौन से लेवल पे जा रहे हो उसके ऊपर डिपेंड्स होता है। तो यूनिवर्सिटी फी स्टार्ट्स विथ 12-15 लाख रुपीज़ पर ईयर टू 50-70 लाख रुपीज़ पर ईयर। सो बहुत बड़ा गैप है, 15 लाख से 70 लाख तक कुछ भी आपको मिल सकता है। स्टूडेंट को खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका बजट उसको क्या रखना है। अच्छा, एक्सपेंस तो हो गया कि मान लो एक्सपेंस तो आपने एक अप्रोक्स बता दिया। एक्सपेंस के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका एक होता है कि फियर होता है
प्रोसेस होता है जो लगता है कि ये प्रोसेस का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है, जिसमें स्टूडेंट अटकते हैं? तो यूएस वीज़ा के लिए तो आप स्टूडेंट्स को पूछोगे ना कि तुझे क्या डिफ़िकल्ट लग रहा है, वो एक ही बात बोलेगा, सर इंटरव्यू इज़ टू डिफ़िकल्ट। सर इंटरव्यू में क्या कर बोलेंगे मालूम नहीं, इंटरव्यू में सबको रिजेक्ट दे रहे हैं, मेरे को भी रिजेक्ट आएगा तो क्या करेंगे। सो एक वो डर है, डिफ़िकल्ट नहीं है बट वो डर है इंटरव्यू का। और मुझे लगता है यूएस की और हमें भी एज ए कंसल्टेंट हमको जहाँ सबसे ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता है वो एडमिशन या वीज़ा प्रोसेस है ही नहीं, वो स्टूडेंट्स को ट्रेन करना पड़ता है इंटरव्यू के लिए। और ट्रेनिंग में भी वी डोंट हैव टू ट्रेन देम फॉर ओनली क्वेश्चन एंड आंसर्स, वी हैव टू मोटिवेट देम। हमको मोटिवेट करना पड़ता है उसको, हमको बताना पड़ता है तू कर लेगा, इतना डिफिकल्ट भी नहीं जितना तू समझ रहा है। बहुत से ऐसे लोग इनलीगल में यूएसए जाते हैं, वैसे तो नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मान लो कि जा रहे हैं तो उनका फिर वहाँ पे कोई कैरियर होता है कि या फिर कुछ भी? आप जब इलीगल कर रहे हो ना तो शायद आपको आपका करियर हो भी तो भी उससे कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। कभी भी कहीं भी आप हम लोग नहीं करते कि हेलमेट नहीं पहनेंगे चलेगा, पर वो हर रोज़ नहीं चलेगा। एक दिन आप गिरोगे, आपको लगेगा, उससे बेटर है कि आप लीगली ही सब कुछ करो। जो यंग जनरेशन है उनको तो मैं बोल ही रहा हूँ कि आप स्टूडेंट वीज़ा पे ही जाओ, कोई ऐसे इलीगल एक्टिविटीज़ में नहीं आना चाहिए। कई लोग ऐसे मार्कशीट बना के चले जाता है, कई लोग आईएलटीएस के डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना के चले जाता है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप ये गलत कर रहे हो, अपनी लाइफ के साथ बहुत गलत कर रहे हो, क्योंकि आप वहाँ जा रहे हो जहाँ आपकी पोजीशन है ही नहीं। अब वहाँ जाके फिर आप मजदूरी करोगे, फिर रील रखेंगे इंस्टाग्राम पे कि यहाँ तो मत आना, यहाँ आओगे तो ये होगा और वो होगा। पर वो यही लोग हैं जो यहाँ से कुछ ऊपर नीचे करके वहाँ पहुँच गए। जो लोग स्टडी करने गए, जो प्रॉपर स्टडी कर रहे हैं, अच्छी जगह से स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए तो फ्यूचर अच्छा ही है। अच्छा, ये भी देखा जाता है कि स्टडी करने के साथ साथ लोग जॉब करते हैं, करना चाहिए? हाँ, स्टडी के साथ जॉब करना ही चाहिए। मैं तो चाहता हूँ कि इवन दो इंडिया में हम लोग क्या कर रहे हैं, इंडिया में सबसे बड़ी ये गलती है हमारे बच्चों के साथ कर रहे हैं कि अगर आपका बच्चा है तो आप उसको कॉलेज या स्कूल में भेज दोगे, फिर उसका जब यूनिवर्सिटी आएगा तो अकेले यूनिवर्सिटी में वो खाली स्टडी करेगा। ये मुझे लगता है सबसे गलत करें हम लोग अपने बच्चों के साथ। वो प्रैक्टिकल लाइफ में आता है पूरा बैचलर्स खत्म होने के बाद। तो अगर आप वहाँ बैचलर्स या मास्टर्स करने भेजते हो तो स्टडी के साथ अगर आपको जॉब अलाउ है एज़ पर द गवर्नमेंट लॉस, तो आपको जॉब करनी ही चाहिए। उससे ही आपको सीखने मिलेगा। यूनिवर्सिटी कैन टीच यू लिटिल थिंग्स, आपको कोर्स या सब्जेक्ट्स के बारे में टीच कर लेगी, बट रियल लाइफ में जब आप कहीं जॉब कर रहे हो, आप इतने सारे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, आपका कम्युनिकेशन, आप इतने पावरफुल हो जाओगे ना कि आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि आप कितने आगे बढ़ गए इससे। अपने इंडियंस का एक फियर रहता है कि गुजराती उतना आता है अपने को, हिंदी आता है, पर जब इंग्लिश की बात आती है तब हम अटक जाते हैं। और इसी के चक्कर में बहुत सारे लोगों को फॉरेन जाना भी है तो भी वो छोड़ देते हैं, आइडिया गिव अप कर देते हैं, या फिर कुछ होता है जो प्रिपरेशन करते हैं, थोड़े दिन प्रिपरेशन करके फिर छोड़ दिया। यस। उसके लिए क्या सॉल्यूशन हो सकता है? वो अब सब हम तो सब एक जैसे ही हैं। मतलब जिम में भी जाओगे 10-15 दिन जाएंगे, बॉडी नहीं बनी, छोड़ दो। हाँ। तो बेसिकली ये क्या है कि कोई भी चीज़ अगर आपको करनी है लाइफ में तो 10-15 दिन नहीं बनेगी। हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, हमारे पापा, आपके पापा है या फिर उनके भी पापा है, हमको उन लोगों ने सिखाया था कि भाई आप कुछ भी करो ना तो आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप बिज़नेस कर रहे हो, आप 3 साल दे दो। इंग्लिश सीखनी है तो 3 महीना तो कम से कम दो। ऐसा इंग्लिश में ऐसा कुछ कोई बड़ी बात है ही नहीं, किसी को भी आ सकती है। मैं जब यूएस जाता हूँ तो जो अंकल्स यहाँ से, जिसके मदर फादर वहाँ जाते हैं, मतलब बड़ी एज के 60-70 ईयर्स, जिनको कभी भी इंग्लिश सीखा ही नहीं है, वो लोग स्टोर में खड़े रह के इंग्लिश में बातें करना स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर इंग्लिश इतनी ही डिफ़िकल्ट होती तो उनको कभी नहीं आती। तो इंग्लिश डिफ़िकल्ट नहीं है, खाली सीखना है। और वो डर है कि मुझे नहीं आएगी, वो निकल जाएगा। आप सीखना स्टार्ट करो, निकल जाएगा ऑटोमेटिकली। एक ये होता है कि बेसिकली स्टूडेंट वीज़ा पे चले जाते हैं, स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जाने के बाद वहाँ सेटलमेंट का कितना चांसेस होता है? अगर हम लोग यूएस पर्टिकुलर की बात करें तो यूएस में क्या है, स्टेजेस है। स्टूडेंट वीज़ा पे आप जाते हो, उससे आपको वर्क परमिट मिलती है 1 ईयर to 3 ईयर्स की, जिसमें आपको जॉब ढूंढनी है, स्पॉन्सर जॉब ढूंढनी है। जो आपको स्पॉन्सर करेगा, आपको H1B वीज़ा मिलेगा। H1 मिलने के बाद यू आर एलिजिबल फॉर ग्रीन कार्ड एज वेल। सो अब अगर हम पहले से लेते हैं ना तो हमको स्टडी अच्छी जगह से करनी पड़ेगी, तो ही हमको जो 1 to 3 ईयर्स हमको वर्क मिले उसमें हम कुछ काम ढूंढ पाएंगे, और तो ही हमको H1 मिलेगा। तो घूम फिर के हम वहीं आ गए कि यार स्टडी अच्छा करो तो आपको जॉब अच्छी मिल जाएगी, सेटल हो जाओगे। इवन दो जो लोग वहाँ सेटल नहीं भी होते हैं, बट वो कहीं अच्छी जगह से स्टडी करते हैं, प्रॉपर कोर्स स्टडी करते हैं, और वो इंडिया भी वापस आते हैं, तो उनको भी यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। अच्छा, पहले अगर मान लो कि कोरोना के बाद की कुछ बात करें तो यूएसए के वीज़ा उतने फटाफट नहीं आ रहे थे, अभी आ रहे हैं। ऐसा
तो पहले तो आप हमारे लिए खुश हो कि वीज़ा आ रहा है, तो हम भी बहुत खुश रहेंगे, आप भी बहुत खुश रहेंगे। सो मुझे लगता है यूएस ने अपनी पॉलिसीज़ थोड़ी चेंज की है अभी, कि वो लोग वीज़ा रेशियो का थोड़ा बेटर कर दिया है पहले से। एंड कोविड के टाइम से वो लोग उन्होंने मतलब 2019 2021 यूएस वीज़ा ही नहीं, मतलब यूएस वीज़ा की डेट ही नहीं मिल रही थी स्टूडेंट वीज़ा की। तो उसके बाद मुझे लगता है ये एक बड़े गैप के बाद शायद उनका ऐसा मूड हुआ है कि अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अलाउ करे। यूनिवर्सिटी भी शायद प्रेशर करती होगी कि भाई इंटरनेशनल स्टूडेंट चाहिए हमको, और उन लोगों ने अलाउ किया है। अच्छा, मान लो सर मैंने पढ़ाई की यूएसए में, फिर मेरे को वहाँ सेटल होना चाहिए कि इंडिया आना चाहिए? बहुत बड़ी बात है, तो हम लोग पूरा पॉडकास्ट दूसरा बना सकते हैं इसके ऊपर। तो ओके सर, यूएस देखो डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट वो लोग क्या वहाँ स्टडी करते हैं। उनको लग रहा है कि जैसे उनको लग रहा है कोई आइडिया उनके पास है। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि जितने भी बड़े लोग हैं, जो लोग अभी अभी इंडिया में, कोई आप बड़े बिजनेसमैन ले लो, सब ने बाहर से स्टडी किया है। मतलब इवन मुकेश अंबानी के सन हैं, वो उन्होंने भी बाहर से स्टडी किया हुआ है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको आप में मतलब मुकेश अंबानी के सन नहीं भी हो आपको, पर आपको लग रहा है कि आप कुछ अलग कर पाओगे इंडिया जाके, तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया से अच्छी कंट्री दुनिया में कोई भी है। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार मैं इतना एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूँ, मैं जॉब करके खुश हूँ और वहाँ सेटल हो रहा हूँ, तो सेटल हो जाओ, कोई वो भी कोई इश्यू नहीं है। ये भी है कि फॉरेन में भी उतनी जॉब अवेलेबल नहीं है, ऐसा बोला जाता है, आए दिन हम सुनते रहते हैं, सच है? सोशल मीडिया को गोली मार दो, आप नहीं सुना, आपको सुना ही नहीं देगा। ये जब हम लोग सब सुन रहे हैं ना, तो कहाँ से सुन रहे हैं सब? ये क्वेश्चन मैं पूछूंगा अभी कि हम सोशल मीडिया पे ऐसे रील देखते हैं कि यहाँ मत आओ, यहाँ पे ये स्ट्रगल है, यहाँ चलना पड़ता है, खुद का काम खुद करना पड़ता है, ये वगैरह वगैरह, इससे अच्छा इंडिया में है लाइफ, तो आप जी रहे हो, हम तो यहाँ स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन वही लोग एंड ऑफ द ईयर अपना स्टडी खत्म करने के बाद वापस इंडिया नहीं आते, वो वही सेट हो जाते हैं। और वहीं लोग 5 साल के बाद फोटो भी रखते हैं अपनी मर्सिडीज के साथ, और वो देख के वो बेचारा जो उसकी रील देख के नहीं गया होगा, वो सोचता होगा कि यार इसने मेरे को फंसा दिया। सो ऐसा होता है। तो जो लोग भी रील बना रहे हैं अभी, वो लोग शायद इंडिया को बहुत मिस कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैं यूएस में भले $1,00,000 कमा रहा हूँ, बट इंडिया तो इंडिया है। और ऑफकोर्स इंडिया तो हम तो यहाँ ही मतलब हमारा जन्म इंडिया में हुआ है, तो उनको इंडिया ही अच्छा लग गया। तो शायद वो लोग मिस करें, या फिर ऐसा भी सोच रहे होंगे शायद कि ज़्यादा लोग नहीं आए तो हमारी जॉब बरकरार रहे। अच्छा, पर अगर मान लो स्टडी के लिए जा रहे हैं, स्टडी के लिए 30 से 40 लाख का एक्सपेंस पर ईयर आ जाता है अमूमन देखा जाए तो, कंपेयर टू इंडिया उससे कहीं ज़्यादा कम है। यस। तो इतना डिफरेंस देना चाहिए, और देना चाहिए तो क्यों देना चाहिए? ओके, पहले तो एक्सपेंस है ना, डिपेंड्स ऑन यूनिवर्सिटी। अगर आप यूएस में एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करते हो जिसकी फीस 12-15 लाख भी होती है, और कई यूनिवर्सिटी से जिसकी 30, 40 या 50 लाख भी होती है, तो एक आपको एक गैप अप मिल रहा है। अगर आपके पास नहीं है तो आप वो वाली यूनिवर्सिटी में जाओ, मीडियम रेंज की यूनिवर्सिटी। अगर आपके पास है 30-40 लाख भी आप स्पेंड कर सकते हो। अच्छा, हम क्यों ये पैसा दे रहे हैं, वो भी बहुत बड़ी बात है। क्योंकि यहाँ अगर हम लोग स्टडी करेंगे, मास्टर्स या बैचलर्स जो भी कर रहे हैं, तो हमको आगे जाके इतनी बड़ी जॉब या अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलने वाली है जो हम लोग को वहाँ मिलने वाली है। अब आप यूके, यूएस, कनाडा कोई भी कंट्री ले लो, सारी कंट्रीज़ क्या कर रही है, 1 या 2 साल का कोर्स देने के बाद उनको वही पैसा जो उन्होंने स्पेंड किया वो अर्न करने के लिए भी टाइम दे रही है। 1, 2, 3 ईयर्स तो कंपलसरी दे रही है। और वहाँ आगे जाके अगर वो जॉब अच्छी कर रहे हैं, तो जैसे यूएस है तो H1B वीज़ा जो वर्क परमिट एक्सटेंड भी करके देते हैं, आगे जाके ग्रीन कार्ड भी देते हैं। तो मुझे लगता है अगर आपकी सोच एग्जैक्टली क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको जाना ये 30-40 लाख स्पेंड करने चाहिए कि नहीं चाहिए, करने चाहिए। और एक एड ऑन में बोल रहा हूँ, अभी इंडिया में है ना बहुत पैसा है। अपने ऐसा नहीं है कि अपने अभी अब गुजरात में ही देखोगे तो लॉट्स ऑफ बिजनेसमैन, और उनके पास भी इतना सारा पैसा है कि वो सोच रहा है कि मेरा बेटा यहीं सेट हो जाएगा मेरे साथ, उसको नहीं सेंड करना है। मैं सबसे पहले उन सब बिजनेसमैन को एक एडवाइस दे दूँगा कि अगर मिडिल क्लास के कोई लोग हैं जो अपने बच्चों को भेजे कि ना भेजे अगर सोच रहे हैं, बट अगर आपके पास पैसा है तो एटलीस्ट आपके बच्चे को तो एक बार तो आप वहाँ सेंड करो ही करो। तो ये जो नहीं एक्सीडेंट हो रहे हैं, गाड़ियाँ लेके घूम रहे हैं बच्चे जो बहुत अपने पापा के पैसों पे मतलब कूद रहे हैं, उनके फादर्स को भी मालूम है कि अगर वो लड़का आपको आपने वहाँ भेज दिया, उसने अच्छे से स्टडी किया और वहाँ से उसको लगा कि नहीं मुझे अपने बिज़नेस को बहुत आगे बढ़ाना है, तो शायद जो आपका 100-200 करोड़ का बिज़नेस है ना, वो वहाँ स्टडी करके आएगा ना, तो वो 2000-3000 करोड़ तक भी पहुँचा सकता है। क्या डिफरेंस है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में और फॉरेन के एजुकेशन सिस्टम में? देखो, इंडिया में भी आजकल तो प्रैक्टिकल एजुकेशन आ गया है कि आप जैसे अभी PDPU है या अभी मैं गया था उसमें, तो मैंने देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ अच्छे से स्टडी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकल स्टडी तो वहाँ भी है। बट फिर भी हम लोग बहुत पीछे हैं उन लोगों से ऑन बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल स्टडी। तो अभी हम थोड़ा लेवल पे आ रहे हैं, तो बट फिर भी बेटर है कि वहाँ आप जाओ। सेकेंड थिंग,
कितना भी अच्छा स्टडी इंडिया है, बट इंडिया में जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें सीट्स ही अवेलेबल नहीं है। अगर आपको लगा कि मेरा बच्चा आईआईटी में ही जाना चाहिए, तो आईआईटी में सीट्स ही इतनी सी है, मतलब इतने सारे 5 लाख लोग बच्चे अगर एग्ज़ाम देंगे, उसमें से 2, 5, 10 हज़ार बच्चों को ही एडमिशन मिलने वाला है। तो ये एक कंपैरिजन बहुत बड़ा है कि अगर आपको अपने बच्चे को बहुत अच्छी जगह पढ़ाना है जो इंडिया में पॉसिबल नहीं है, तो आप यूके, यूएस से कनाडा कहीं भी पढ़ा सकते हो। अच्छा, एक चीज़ ये भी देखी जाती है कि जो लोग यूएसए में है, मतलब जो सेटल हो चुके हैं, वो लोग के बिहाफ पे यहाँ से उनके जो फैमिली या रिश्तेदार है उसको बुलाते हैं। वो तो बेसिकली वो स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर जाने वाले नहीं, तो पढ़ाई वढ़ाई तो है नहीं, डायरेक्ट जाके रहेंगे। उनके अंदर भी चेंज आता है जैसे कि आप बोलते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने तो ऐसा भी देखा है कि स्टूडेंट्स वहाँ सेट हो गए, मतलब ग्रीन कार्ड सब कुछ हो गया, उनके पेरेंट्स को लेकर जाते हैं, मतलब पेरेंट्स की उम्र होती है 60-65 उम्र होती है, और वो लोग भी वहाँ जब जाते हैं, आप उनको 2-3 साल के बाद मिलोगे ना, तो उनमें भी बहुत बड़ा चेंजेस आ रहा है। सो आप बाहर निकलोगे घर से तो चेंजेस आएगा। मैं आपको एक सिंपल, सारे आपके ऑडियंस को जो मुझे सुन रहे हैं सबको एक एडवाइस दे रहा हूँ। आपको अब्रॉड भेजना है भेजो, नहीं भेजना है नहीं भेजो, वो भी चलेगा एक बार। ऐसा नहीं है कि मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, मैं सबको बोलो आप जाओ। बट एक एडवाइस है, आपके बच्चे को घर से बाहर कम से कम 1 साल के लिए भेजो भेजो भेजो। अगर आप उन सबको अपने साथ ही रखोगे, अपने पैसों पे आप सोचो कि मेरे पास बहुत पैसा है और मेरे बच्चे को कहीं नहीं भेजना है, अपने साथ ही रखना है, तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। एटलीस्ट 1 ईयर, फॉर 1 ईयर यू नीड टू सेंड देम आउटसाइड ऑफ योर हाउस। हो सके तो गुजरात से बाहर, और हो सके तो इंडिया से बाहर भी भेजिए। इससे फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत फ़र्क पड़ेगा। अब मेजोरिटी ये देखा जाता है, एजुकेशन पर्पस के अलावा भी बहुत से लोग सिर्फ सेटल होने के लिए जाते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के चक्कर में। डिफरेंस तो है उसमें, तो अपने को पता है कि भाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चेंज है इंडिया का और बाहर का। किस लेवल का चेंज है? तो मैं आपको पता, मैं ना कम से कम 20-25 कंट्रीज़ जाके आया हूँ, एंड मैंने स्टडी भी अब्रॉड से ही किया है। तो ऑफ कोर्स ह्यूज डिफरेंट बिटवीन इंडिया एंड अब्रॉड, बट अगर ऐसा है आपको भी वो एक्सेप्ट भी करना है, क्योंकि आप वहाँ जाते हो तो डिफरेंट है। मतलब यहाँ हम कचरा कहीं भी फेंक सकते हैं, वहाँ नहीं फेंक सकते। तो शायद ऐसा भी कई स्टूडेंट्स से कंप्लेंट, सर ये कैसा है, ऐसा थोड़ी चलता है, ये लोग तो रूल्स करते हैं। तो अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपको चाहिए तो आपको रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे। एंड द लाइफ आउटसाइड ऑफ इंडिया श्योरली यंग बच्चों के लिए तो श्योरली बेटर ही है। वो अगर उनको काम भी कर रहे हैं तो भी उनको प्रॉपरली सैलरीज मिल रही है। यहाँ इंडिया में एक इशू है कि जो भी लोग बैचलर्स ख़त्म करते हैं उनको जो जॉब मिल रही है तो उसमें पूरी सैलरी नहीं मिलती है। वहाँ वो लोग अगर तो एक गवर्नमेंट ने डिसाइडेड सैलरी के $10 और $15 पर आवर वो सब मिल रहा है। तो ऑफकोर्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में डिफरेंट तो बहुत सारा है। अच्छा सर, अभी स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर अपने वापस आते हैं। आपने एक्सपेंस बता दिया, रिक्वायरमेंट बता दी, प्रोसीजर भी बता दिया। प्रोसीजर में डिफ़िकल्टी कहाँ आती है इंटरव्यू में, वो भी बता दे। पर ये इंटरव्यू वाली डिफ़िकल्टी है, इसको अगर मान लो क्रैक करना है किसी को तो कैसे कर सकता है? हम लोग RK इंडस्ट्री में हमारे ऑफिस पे हम लोग ऑलवेज स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं। मुझे लगता है कि कुछ भी आ सकता है, प्रैक्टिस से कुछ भी हो सकता है। तो हम लोग प्रैक्टिस करने के लिए स्टूडेंट्स को इंटरव्यू कैसे होता है हम लोगों ने प्रॉपर्ली वहीं, जैसे मुंबई एम्बेसी में आप जाते हो वहीं सेटअप हम लोगों ने हमारे ऑफिस में भी रेडी कर रखा है। तो हम लोग स्टूडेंट को सिखाते हैं कि वहाँ कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, वहाँ आपको कैसे खड़ा रहना है, उनसे कैसे बात करनी है, उनको गुड मॉर्निंग भी कैसे बोलना है ना वो भी हम लोग सिखा देते हैं। तो पूरी ट्रेनिंग यहाँ से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये होता है कि गुड मॉर्निंग इसी वे से बोलना है या इस तरह? सर एक बहुत अच्छी चीज़ है पॉजिटिवनेस करके। तो पॉजिटिव अगर आप सामने वाले को आपने अच्छे से गुड मॉर्निंग भी कर दिया ना तो वो पॉजिटिव वाइब आएगा ना, उससे भी फ़र्क पड़ सकता है। और ऐसा नहीं फिर कोई बोल के देखा सर गुड मॉर्निंग बोलने से थोड़ा वीज़ा आएगा। खाली गुड मॉर्निंग नहीं, गुड मॉर्निंग जस्ट वे टू स्टार्ट द कन्वर्सेशन, बट आगे की द वे ऑफ टेलिंग अगर आपकी अच्छी है ना तो आप श्योरली क्रैक कर सकोगे इंटरव्यू। कितने मिनट का इंटरव्यू होता है यूएस जाने के लिए? ओके, वीज़ा के लिए? आप शायद शॉक हो जाओगे। तो अभी मेरे लास्ट 50-60 स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं हम लोग, सबके इंटरव्यूज़ मुझे लगता है किसी का भी 1 मिनट से ज़्यादा रहा होगा। 1 मिनट बहुत ज़्यादा हो गया। 1 मिनट के अंदर ही इंटरव्यू फिनिश होता है। वो लोग 1 मिनट में कैसे डिसाइड करते हैं? वही है ना, कोई वो अब यूएस का यही सबसे अच्छी चीज़ है, सबसे बुरी चीज़ है कि 1 मिनट में डिसाइड करते हैं। आपके पास भी परफॉर्म करने के लिए खाली 1 मिनट ही है। और 1 मिनट में वैसे कैसे क्वेश्चन पूछ लेते हो? अभी सबसे ज़्यादा मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको सबसे पहला क्वेश्चन पूछता है व्हेन डिड यू कंप्लीट योर स्टडी। आपने स्टडी कब कंप्लीट किया?
जैसे ही बोलता है 2022 या 23, 24 वॉटेवर, तो उसके बाद आपने क्या किया, तो बोलेगा कि मैंने वर्क किया है या फिर मैं यूएस के प्रिपेयर कर रहा था। तो बोले वर्क किया, तो वर्क में आपने कहाँ जो जॉब की है उसमें अभी ड्यूटीज़ क्या थी, और उसमें से कुछ टेक्निकल निकाल के एक और क्वेश्चन कर देंगे। लास्ट में भी फाइनेंशियल क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपके पास कितना फाइनेंस है, क्या है, एंड द इंटरव्यू विल बी फिनिश। उसके बाद वो डिसीजन वहीं दे देंगे उसको कि तेरा वीज़ा लग गया, तेरा वीज़ा नहीं लगा है, वहीं पे उसको हो जाता है। तो मैंने अभी एक स्टूडेंट ने मेरे को बोला था कि सर कुछ भी हो जाएगा वीज़ा लेके आऊँगा। मुझे विश्वास नहीं था उस पर, मुझे लगा था उसको इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं आती, उसके बैंड 6 बैंड नहीं थे आइल्स में, तो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, और 12 पास स्टूडेंट नहीं था। तो इस बार ऐसा है 12 पास के वीज़ा बहुत कम आए, तो मुझे शक था कि इसका वीज़ा आएगा कि नहीं आएगा, बट वो कॉन्फिडेंस इतना बोल के गया था ना, तो वो लेके आ गया वीज़ा। सो मुझे लगता है कि यूएस वीज़ा को क्रैक करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है वो कॉन्फिडेंस। आप अच्छे से, आप जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं अभी, तो मैंने कुछ डिसाइड करके नहीं आया हूँ वहाँ से कि मैं यार इनके वहाँ जाके यहीं बात करूँगा। कुछ डिसाइड करके मत जाओ, जो आप बेस्ट कर सकते हो वहाँ जाके वो बेस्ट करने की कोशिश करो। कॉन्फिडेंस से बोलो जो आपको आता है, लेकिन कॉन्फिडेंस से बोलो। ये इन्फॉर्मेशन बड़ी काम की है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंटरव्यू में ही जाने के लिए डरते हैं। होपफुली अपना ये पॉडकास्ट इन्फॉर्मेटिव रहेगा। सर, और किसी को भी इंटरव्यू कोई भी क्वेश्चन होता है, जो आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो हमारे रील्स देख रहे हैं, अगर कोई भी क्वेश्चन उन लोगों को रहता है, इफ़ दे आर इन गुजरात दे कैन कॉल मी, दे कैन कम टू माई ऑफिस एज वेल। हम लोग उनको पूरा ट्रेन तो नहीं कर पाएंगे, बट हम लोग एटलीस्ट उनको हाफ एन आवर 45 मिनट्स दे के मैं आपको उनको बेसिक्स ऑफ इंटरव्यू हम लोग करवा देंगे। हम लोग एवरी इंटेक मतलब जब कॉलेज स्टार्ट होती है, एवरी इंटेक के स्टार्टिंग में आरके इंटरनेशनल अहमदाबाद के अंदर ही एक सेमिनार करता है, जो सबके लिए ओपन रहता है कि आरके के स्टूडेंट तो आते ही हैं, बट आपने कहीं और से भी करवा लिया है काम, तो कोई भी एक भी रुपीज़ पे करे बिना हम लोग आपको बेसिक्स ऑफ इंटरव्यू करवाते हैं। और एवरी टाइम आप हमारा सोशल मीडिया पेज फॉलो करोगे तो आपको उसमें एडवर्टाइज दिख जाएगी कि आप ये दिन में आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन के लिए हम लोग बुलाएंगे। वाह, विच इज़ टोटली फ्री ऑफ चार्ज। ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि कई बार एक्सपेंस के चक्कर में लोग छोड़ देते हैं। बट ये सारी डिटेल मैं आपकी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, तो कोई जो भी अपने व्यूअर्स है वो आपको कनेक्ट कर। और आपके जो भी व्यूअर्स, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे इंटरव्यू के बारे में ही कुछ बात करनी है, खाली आप में कमेंट कर देंगे ना, इंटरव्यू लिख देंगे ना, खाली कमेंट में इंटरव्यू लिखिए, हम लोग आपको सामने से कांटेक्ट कर लेंगे। ये भी बड़ी बात है। तो थैंक यू सो मच सर। होपफुली ये पॉडकास्ट बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा, और ऐसी ही बहुत सारी चीज़ें हमको जाननी है, स्पेशली अदर कंट्री को भी एक्सप्लोर करना है कि वहाँ की प्रोसेस क्या होती है। तो हम आपको फिर से इनवाइट करेंगे। तब तक के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू।